वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में ये आपके थर्ड वीडियो है बीआईटीपी पेपर की। पहले दो वीडियो मैंने बना चुका हूँ जिसमें मैंने स्टार्टिंग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इस थर्ड पार्ट वीडियो में हम 51 से 75 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हैं। स्टार्टिंग के पार्ट ए जो था उसमें कुछ एप्टी के क्वेश्चन भी थे, कुछ आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन्स भी थे। इस पार्ट में आपके सिर्फ बायोटेक रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि जो आपके एमएससी का जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर आएगा, उसी में से वो क्वेश्चन आपके आएंगे इस पार्ट में। तो शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक्सोम एनालिसिस हैज़ रिवील्ड अ म्यूटेशन इन द जीन AIRE। तो जैसे ही AIRE नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका रिलेटेड है इम्यूनोलॉजी से। ऑब्वियसली है क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर AIR की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑटो इम्यून रेगुलेटर्स। ठीक है, तो जैसे ही इसकी बात करते हैं तो ये आपका एक जीन है जो आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में रोल प्ले करता है। अब ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस इज लाइकली टू बी अफेक्टेड इन दिस पेशेंट। अब ये इसमें आप जीन की इन्फॉर्मेशन आपके पास है या नहीं है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि आपके जो सेल्स, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आप ही की बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। अब आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम कब कर रहा होगा? अब ये देख लीजिए, आपके इम्यून सिस्टम में अगर हम बात करें, इम्यून सिस्टम में आपके जो फाइटिंग सेल्स हैं वो कौन से हैं? वो है WBCs या आपके लिम्फोसाइट्स या आपके T और B सेल्स। ठीक है, अब T सेल्स में आपका, अब T सेल्स से रिलेटेड कोई इसमें कोई ऑप्शन देख लीजिए, आपका इसमें कोई T सेल्स से रिलेटेड कोई ऑप्शन है या B सेल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसमें डेंड्राइटिक सेल डेवलपमेंट। डेंड्राइटिक की हम बात नहीं कर रहे इसमें, तो डेंड्राइटिक वाला ऑप्शन हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद एफिनिटी मैचुरेशन की हम बात कर रहे हैं इसमें, एक नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ थाइमोसाइट्स और एक पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ थाइमोसाइट्स। तो अब इसमें एफिनिटी मैचुरेशन की, हम T और B सेल्स में एफिनिटी मैचुरेशन का कोई काम नहीं होता, तो हम ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं जिसमें आपका एक पॉजिटिव सिलेक्शन है ऑफ थाइमोसाइट्स का, एक है नेगेटिव सिलेक्शन। तो ये बात, मतलब पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होता है? इसमें पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि पॉजिटिव सिलेक्शन कब होता है, नेगेटिव सिलेक्शन कब होता है। पॉजिटिव सिलेक्शन आपका पहला सिलेक्शन है जब आपके T सेल्स बन रहे होते हैं, मैचुरेशन फेज में होते हैं और वो आपका MSC एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि वो MSC एक्सप्रेस नहीं करते। MSC तो आपका, जब वो MHC के जो आपका जो बॉडी के जो T सेल्स पे जो आपका MHC है, T सेल पे आपका क्या होता है? तो CD4 होता है, एक आपका हो सकता है CD8 मार्कर हो सकता है, एक MHC कॉम्प्लेक्स बनता है। MHC कॉम्प्लेक्स किस किस के बीच बनता है? MHC कॉम्प्लेक्स बनता है आपका MHC1 या तो CD4 के साथ बनेगा, MHC1 CD4, और MHC2 का बनता है ये वाला 4 के साथ बनता है, ये वाला आपका 8 के साथ बनता है। ठीक है, तो यानी कि MHC1 आपका किस पे प्रेजेंट होगा? आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से प्रेजेंट होगा। ये जो भी आपका एंटीजन को पकड़ के प्रेजेंट कर रहा है T सेल्स से किलिंग के थ्रू। तो अब पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है कि वो सेल्स जो आपका MHC1 के लिए या सेल्फ प्रोटीन्स के लिए आपका एफिनिटी नहीं दिखाते हैं, उनको आपको सिलेक्शन करके मार देते हैं। तो वो आपका पॉजिटिव सिलेक्शन है कि पॉजिटिव सिलेक्शन के बाद आपके पास कौन से सेल्स बचेंगे? जो आपका सेल्फ प्रोटीन के साथ कोई रिएक्टिविटी, यानी कि इनको MSC वाले मॉलिक्यूल्स को वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक नेगेटिव सिलेक्शन आता है। नेगेटिव सिलेक्शन क्या होता है? अब आपके पास कौन से सेल्स आ गए? जो आपके MSC वाले सेल्स को जिनके पास MSC रिकॉग्निशन की कैपेसिटी है। अब नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होगा कि इनमें से कुछ सेल्स जो MHC के लिए ज़्यादा एफिनिटी कर रहे हैं, ओवर एफिनिटी कर रहे हैं, इनकी जो सेल्फ प्रोटीन्स पे ओवर एफिनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनके लिए उनका सिलेक्शन नेगेटिव सिलेक्शन के थ्रू हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो एक्सेस आपकी एफिनिटी शो करते हैं सेल्फ प्रोटीन के लिए, उनकी किलिंग हो जाती है प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। यानी कि दोनों ही सिलेक्शन आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब ये जो आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है ये आपका होता है थाइमोसाइट्स की, तो आपको समझ में आ गया थाइमोसाइट्स है। अब पॉजिटिव सिलेक्शन है या नेगेटिव सिलेक्शन है, यानी कि ये क्या पॉजिटिव सिलेक्शन की बेसिस पे आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। क्यों हो जाता है आपका सही वाला ऑप्शन? क्योंकि पॉजिटिव सिलेक्शन में आपका पहला पार्ट है, यानी कि सबसे पहला सिलेक्शन आपका पॉजिटिव सिलेक्शन है, जिसमें आपका जो नॉन सेल्फ यानी जो सेल्फ प्रोटीन के साथ जो रिएक्ट नहीं करते हैं उनको हम नेगेट आउट कर देते हैं, यानी कि यहीं पर आपका पहला क्वेश्चन सही हो जाता है।
उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज म्यूटेटेड इन न्यूड माइस। न्यूड माइस आपका क्या होता है, या एक आपके सुना होगा एक बाल्ब सी माउस, हम बहुत रिसर्च में यूज़ होता है, आपने कोई पेपर पढ़े होंगे तो उसमें बाल्ब सी माउस यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसमें आपका थाइमस, हम आपका नेगेटिव सेल्स हैं, थाइमस नेगेटिव माउस होते हैं, यानी कि इसमें इम्यून सिस्टम आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, इम्यून सिस्टम इसमें काम ही नहीं करता। ये आपके एक्सपेरिमेंट में बहुत काम आता है। अब ये पूछ रहे हैं कि वो जो आपका थाइमस हम नेगेट करते हैं या बाल्ब सी जो माउस हम बनाते कैसे हैं, उसमें आपका कौन सा जीन रोल प्ले करता है, यानी कि कौन से वाली जीन को हम नॉकआउट करते हैं, तो उस जीन का नाम है आपका FOXN1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लॉन्ग नून कोडिंग RNAs। अब इसमें लॉन्ग नून कोडिंग RNAs के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी इनकी लेंथ कितनी होती है। इनकी लेंथ होती है 1K से 10K के आसपास होती है। ठीक है, एक इनके पास पॉली A टेल भी होती है। ठीक है, एक इनके पास 5 प्राइम की कैपिंग भी होती है। तो इसमें से आप ये 2-3 मोटी मोटी बातें हैं इनके बारे में, नॉन कोडिंग RNAs के बारे में। तो ये अगर इसमें से ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसमें से कोई मैच कर रही है क्या, दे हैव लेस देन 25, इसमें क्या ट्रू बताना है, दे हैव लेस देन 22 बेस पे, ये तो गलत है, इसको बोल देते हैं। दे आर प्रोसेस्ड इन न्यूक्लियस बाई रिस्क कॉम्प्लेक्स, ये भी नहीं होता। रिस्क कॉम्प्लेक्स तो आपका किस में काम आता है, रिस्क कॉम्प्लेक्स आपका ये एक दूसरा प्रोसेस है, लेकिन ये आपका मतलब नॉन कोडिंग RNAs में काम नहीं आता। उसके बाद पॉली A टेल होती है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद दे हैव ग्रेटर देन 300 अमीनो एसिड ओपन रीडिंग फ्रेम, ये भी नहीं होता, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। तो अब इसमें ट्रू कौन सा है आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू बचा, आपने आपको पता है था पॉली A टेल होती है उसमें, तो ये वाला आपको ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच काइंड ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मॉडिफाइड प्रोटीन्स टारगेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स। अब ब्रोमोडोमेन क्या नाम है, ये ब्रोमोडोमेन लोगों ने सुना नहीं होगा या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा ही नहीं होगा। ब्रोमोडोमेन होता क्या है, ब्रोमोडोमेन बेसिकली आपका थोड़ी सी चलो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रोमोडोमेन होता क्या है। ब्रोमोडोमेन आपका एक ड्रोसोफिला का जीन है जिसका नाम है ब्रह्मबलसम्भ्रम, जिसका नाम है आपका ये BRAHMALBRUM, अजीब सा नाम है थोड़ा। तो इसी के बेसिस पे ये ब्रोमोडोमेन, या इसको हम बोलते हैं कि ब्रोमोडोमेन इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये इस जीन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि ये 110 अमाइनो एसिड लॉन्ग होता है, प्रोटीन डोमेन विच रिकॉग्नाइजेज एसिटाइलेटेड लाइसिन। तो अब इसके बाद में आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन अगर पता है तो आप क्वेश्चन 2 मिनट में कर लेंगे कि ये एसिटाइलेटेड लाइसिन के साथ मतलब उसको रिकॉग्नाइज करता है। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ही ऑप्शन आपका एसिटाइलेटेड प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाकी कोई ऑप्शन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लोअर देन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन इन मैमेलियन सेल कल्चर सिस्टम सेल वायबिलिटी डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ। ये क्वेश्चन मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं 56 क्वेश्चन पे, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज एंड इंक्रीजिंग द एसिडिटी फॉर प्रिवेंशन फॉर फूड कंटेमिनेशन इज नोन। अब इसमें देखिए 3 स्टेप बता रहा है कि आपने फूड कंटेमिनेशन रोकने के लिए आपने 3 प्रोसेस किए हैं। एक आपने पहले किया हाई टेम्परेचर किया है जब उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। उसके बाद जब हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो हमने आपका लो टेम्परेचर किया है। उसके बाद जब आपकी एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए इंक्रीजिंग द एसिडिटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड कंटेमिनेशन, उसकी एसिडिटी हम बढ़ा रहे हैं ताकि फूड कंटेमिनेशन आप उसमें रोक सकें। यानी कि 3 स्टेप का इसमें फूड कंटेमिनेशन रोकने का प्रोसेस है। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, जैसे आपको 3 स्टेप याद आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि यानी कि पहला स्टेप क्लियर कर लेगा, फिर दूसरे स्टेप पे आएगा, फिर तीसरे स्टेप पे आएगा, तब आपका पूरा फूड प्रिजर्वेशन हो जाएगा। यानी कि क्या है, ये एक टाइप के हर्डल्स टाइप के हैं कि या ऑर्गेनिज्म को अगर जो कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म है अगर उनको ज़िंदा बचना है या वो फूड को कंटेमिनेट करना है तो इन तीनों हर्डल्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस यानी इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे इस टेक्निक का नाम दिया हुआ है और इस टेक्निक का नाम है हर्डल टेक्नोलॉजी। अब हर्डल टेक्नोलॉजी देख लीजिए इसमें से कोई सी है, या आपका 4th ऑप्शन है आपका हर्डल टेक्नोलॉजी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 57th क्वेश्चन पे, वो क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल रादर देन बायोमास बाय ईस्ट सेल एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। जब हम आपका ग्लाइकोलाइसिस या आपका TC साइकिल पढ़ रहे होते हैं उसमें आपका एक इफेक्ट आता है आपका क्रैब ट्री इफेक्ट,
जो होता क्या है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है बायोमास में व्हेन देयर इज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, तो इसी को हम क्रैब ट्री इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम सिम्पसन इफेक्ट की बात करें तो ये एक स्टैट्स से रिलेटेड इफेक्ट होता है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत आपको कुछ जानकारी है कि आपको नेगेट आउट ऑप्शन करने, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आपको क्रैब ट्री इफेक्ट तो सभी को पता ही होता है क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं 58th क्वेश्चन पे ये क्या कह रहा है, एनहाइड्रोटिक डिस्प्लेजिया इज ए कंडीशन इन विच डेवलपमेंट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इज प्रिवेंटेड, इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, अ हेटेरोजाइगस फीमेल फॉर द एलील विल बी। अब एन एनहाइड्रोटिक डायप्लीजिया एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये मेरे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इससे अलावा मेरे पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो अब इसमें से कोई ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने उसको थोड़ा सा ट्राई भी करा जेनेटिक्स से, वो टेट्राइड वगैरह बना कर की गैमेट्स बना के कोशिश भी की, लेकिन मैं इसको किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्ड टर्म्स दैट कंप्लीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। अब ये थोड़ा सा बेसिक सवाल है आपके प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में कि फ्लोएम और जाइलम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा बेसिक सवाल है। तो इसमें देखते हैं ट्रांसपोर्ट टू द फ्लोएम इज। अब ये आपको पता होना चाहिए फ्लोएम के जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन सा बाई डायरेक्शनल होता है। अब इसमें मैचिंग वाले सवाल में ये ईजी रहता है कि आपको अगर आपने एक क्वेश्चन पर आपको पता है तो हो सकता है पूरा क्वेश्चन, एक ऑप्शन अगर आपको किसी चीज़ का पता है तो आप हो सकता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अगर आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जाइलम के बारे में कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, फिर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी फिल्म के बारे में तो सबको पता है कि फिल्म और जो आपके जाइलम होते हैं ये आपके इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है और एक यूनि डायरेक्शनल फ्लो करता है। अब फिल्म जो फ्लोएम है आपका, ये आपका बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है। तो जैसे ही आप बाई डायरेक्शनल सेलेक्ट करते हैं, आपको अगर फिल्म के बारे में आपके पास इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि वो बाई डायरेक्शनल है, तो वैसे ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि बाई डायरेक्शनल फर्स्ट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही में ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन में। बाकी में ऑस्मोसिस है, यूनि डायरेक्शनल है या डिफ्यूजन है, ठीक है। तो यानी कि ये बाकी के 3 ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाते हैं अगर आपके पास फिल्म के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बाकी किसी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो फिल्म का बाई डायरेक्शनल हो गया, उसके बाद जाइलम आपका यूनि डायरेक्शनल हो गया। उसके बाद लोडिंग ऑफ शुगर इनटू द फ्लोएम इज, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एट द सोर्स, एंड मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द फ्लोएम एट द सिंक इज बाय ऑस्मोसिस। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लांट विद ऑरेंज फ्लावर्स वाज सेल्फ पॉलिनेटेड इन F1 प्रोजेनी वी ऑब्टेन्ड 38 प्लांट्स प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर्स, 80 plants producing orange flowers and 41 plants producing yellow flowers. The likely explanation of the above observation is that। अभी क्या कह रहे हैं, एक प्लांट है आपका, उसके पास है ऑरेंज फ्लावर्स, ठीक है, वो सेल्फ पॉलिनेट करते हैं उसको हम। तो F1 प्रोजेनी में क्या आता है आपके पास, वी ऑब्टेन्ड 38 प्रोड्यूसिंग रेड, और क्या आता है आपके पास 80 प्लांट्स प्रोड्यूसिंग ऑरेंज, ठीक है, और क्या आता है आपके पास आते हैं 41 प्लांट्स प्रोड्यूसिंग येलो फ्लावर्स। यानी कि ऑरेंज इसमें सिर्फ इसी में डोमिनेंट था, इसमें भी रिसेसिव में है और इसमें भी रिसेसिव में, तभी तो उनका कलर चेंज हो गया। तो अब हुआ कि अभी पूछ रहे इस फिनोमेनन को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इस फिनोमेनन का सीधी सी बात है, जैसे ही आपका दो आपने सेम ट्रेट्स आपने लिए हैं, दोनों डोमिनेंट में थे, अगर फिर भी कोई दूसरा कलर आ जाता है तो ये सिंपल मेंडेलियन प्रिंसिपल है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। जैसे आपने काऊ के बारे में सुना हो, एक एग्जांपल जो बहुत कॉमन एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, कि पैची काऊ बनती है तो उसमें अलग अलग पैचेस आ जाते हैं काऊ में। तो सेम वाइज इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें भी आपका शो कर रहा था। जीन फॉर फ्लावर कलर शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Based on equal probability of any base occurrence in genome, what should be the minimum length of a probe to bind specifically on a single locus on a bacterial genome of 1 mbp? अब इस बारे में मुझे ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, तो इसका आपको कोई आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू स्टडी ट्रांजिएंट प्रोटीन इंटरैक्शन इन लाइव सेल। प्रोटीन इंटरैक्शन, जो ट्रांजिएंट प्रोटीन इंटरैक्शन हम लोग देखते हैं या उसको स्टडी करने के लिए एक टेक्निक यूज़ होती है, वो है आपकी फ्रेट।
फ्रेट का ऑप्शन इसमें देख लीजिए कहीं, आपका ऑप्शन पुल डाउन ऐसे है, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन नहीं है, सरफेस प्लाज्मोनेशन नहीं है, आपका बनता है फ्रॉस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। तो यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका सही है। अब इसमें देख लीजिए 63 क्वेश्चन आप एक बार देखते हैं। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट अनफोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया। अब ये आपने हम एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बेसिक से पढ़ा है कि जब हम उसमें यूरिया ऐड करते हैं डीनेचुरेशन हो जाता है, और फिर जब हम यूरिया को विड्रॉ करते हैं तो फिर प्रोटीन दोबारा से रीनेचुरेट हो जाता है। अब ये उसी बेसिस पे क्वेश्चन है कि अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया, जैसे जैसे आप यूरिया को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे फोल्डिंग अनफोल्डिंग जो होती है प्रोटीन की वो किस फैशन में मूव करेगी। तो चेक करते हैं ऑप्शन बी से अगर हम देखें तो जैसे हम यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो पहले तो आपका क्या हो रहा है, प्रोटीन की अनफोल्डिंग बढ़ रही है, फिर वो एक मैक्सिमम पॉइंट पर रीच करके फिर डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में क्या है कि जैसे आपकी यूरिया कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं अनफोल्डिंग आपकी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये तो नहीं हुआ क्योंकि जैसे आप यूरिया कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ उनकी फोल्डिंग बढ़ती ही है। अब इस ऑप्शन में हो सकता है कि जैसे यूरिया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो अनफोल्डिंग की परसेंटेज वो बढ़ रही है, तो अब आपका ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है और ये ऑप्शन भी हो सकता है। ये इसमें क्या हो रहा है कि जैसे यूरिया की आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इनिशियली थोड़ा स्लो स्पीड से आपकी अनफोल्डिंग हो रही है प्रोटीन की, उसके बाद एक सिग्मोइड शेप आ गया कि एकदम से बढ़ गई और फिर आपकी कांस्टेंट हो गई। तो मेरे हिसाब से तो यही ऑप्शन सही है कि जैसे जैसे आपकी यूरिया कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाएंगे वो धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर इंक्रीज़ हो जाएगी एकदम से, फिर एक बार यूरिया जितनी आप उसके बाद आप जब पूरा प्रोटीन अनफोल्ड हो जाएगा उसके बाद कितना भी यूरिया आप ऐड करते रहिए उसके बाद वो अनफोल्डिंग होगी नहीं। जब उसमें पूरा का पूरा प्रोटीन आपका अनफोल्ड हो जाएगा तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ tRNA containing an anticodon for leucine was charged with leucine. Subsequently, the attached leucine was chemically modified to arginine. The tRNA will incorporate arginine against codon of leucine in mRNA. इसका ऑप्शन है आपका ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेस एक्सचिजन डीएनए रिपेयर इज फॉल्स। अब बी आपका जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है आपका बेस एक्सचिजन रिपेयर BER पाथवेज को हम बोलते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसको आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन आपका इसमें गलत दिया हुआ है। तो इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय डैमेज डीएनए, तो सही है क्योंकि जब डीएनए डैमेज होगा तभी आपका एक्सचिजन रिपेयर पाथवे शुरू होगा या कोई भी डीएनए रिपेयर पाथवे तभी शुरू होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉल बीटा पाथवे फैसिलिटेज रिप्लेसमेंट ऑफ लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच ऑफ डीएनए, ये भी आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं द एंजाइम दैट रिमूव्स बेसिस फ्रॉम डीएनए आर ग्लाइकोसाइलेजेस एंड लाइजेजेस। अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपके बेसिस रिमूव होते हैं, बेसिस रिमूव होने का मतलब क्या है, यानी कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई एंजाइम काम कर रहा होगा, और एंजाइम काम कौन सा कर रहा होगा, आपका एंडोन्यूक्लियस काम कर रहे होंगे। अगर या तो अगर वो बीच में से कहीं से अगर ये आपका डीएनए सीक्वेंस है और बीच में से कोई बेस रिमूव करना है तो यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा, एंडोन्यूक्लियस। अगर यहाँ एंड पे होगा तो यहाँ पे आपका एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि वो जो बेसिस रिमूव कर रहे हैं वो कौन सा एंजाइम कर रहे हैं, ग्लाइकोसाइलेजेस और लाइएजेस। लाइएजेस का काम क्या होता है और ग्लाइकोसाइलेजेस का काम क्या होता है। ग्लाइकोसाइलेजेस का मतलब ये समझ लीजिए कि जहाँ पे ग्लूकोज हो गई तो एंजाइम वहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे तो कहीं ग्लूकोज है नहीं अब, तो ये वाला ऑप्शन ग्लाइकोसाइलेजेस के नाम पे ही गलत हो जाता है। तो यानी कि यही ऑप्शन आपका गलत है इसमें से, आगे के ऑप्शन पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड व्हेन ए मैमेलियन सेल इन S phase इज फ्यूज्ड विद अनदर इन G2। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा डायग्राम से कि 66 क्वेश्चन पे। अब ये कह रहे हैं कि आपका दो सेल्स हैं, एक आपका S फेज़ में है, एक आपका G2 फेज़ में है, और ये क्या कह रहे हैं कि रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड व्हेन मैमेलियन सेल इन S फेज इज फ्यूज्ड विद अनदर इन G2। अब एक अगर आपका सेल S में है और एक आपका सेल G2 में है, उन दोनों को मिला देंगे तो आपको क्या लगता है क्या होगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो डी ऑप्शन है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ S फेज प्रोमोटिंग फैक्टर, G2 phase nucleus will enter into S phase। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 67th क्वेश्चन पे। 67th क्वेश्चन भी मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था, तो ये मतलब मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 68 पे। 68 में क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूटिलाइज टू स्टडी बोथ प्रोटीन पेप्टाइड
एंड प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन। तो इस बारे में अब आपके पास थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन है टेक्निक्स के बारे में तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या कह रहा है, प्रोटीन पेप्टाइड और प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन का कौन सी टेक्निक से हम स्टडी कर सकते हैं। डीएनए फुटप्रिंटिंग में तो सिर्फ डीएनए यूज़ होता था, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल कर सकते हैं, बचे हैं 3 ऑप्शन। उसके बाद 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस बचता है। 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में भी आपका सिर्फ डीएनए का इस्तेमाल होता है कि 2D इलेक्ट्रोफोर्सेस में क्या होता है, पहले आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे आपको अरेंज करते हैं, फिर उसका नॉर्मल आपका इलेक्ट्रोफोर्सेस चलता है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, इसमें सिर्फ डीएनए की बात हो रही है। अब बचता है सिर्फ फेज डिस्प्ले और चिप ऑन चिप ऐसे। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपका इन दोनों में से प्रोटीन पेप्टाइड और प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन कौन सी टेक्निक में यूज़ होता है। तो इसमें थोड़ी सी डिस्प्ले आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। फेज डिस्प्ले क्या होता है और आपका चिप ऑन चिप डिस्प्ले का ऐसे क्या होता है। फेज डिस्प्ले की हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि इट यूजेस बैक्टीरियोफेज टू कनेक्ट प्रोटीन्स विद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट एनकोड्स देम। अब इसमें होता करते कैसे हैं कि जीन एनकोडिंग डिजायर्ड प्रोटीन को हम इंसर्ट करते हैं फेज कोड के कोड प्रोटीन में। उस प्रोटीन की वजह से हम जो हमने जीन इनकोड किया है डिजायर्ड प्रोटीन का, वो उस फेज प्रोटीन उसको डिस्प्ले करने लगता है, डिस्प्ले प्रोटीन ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू जीन इज सिंथेसाइजिंग इट। उसके बाद क्या कहते हैं, नाउ दिस फेज कैन बी स्क्रीन्ड अगेंस्ट अदर प्रोटीन्स पेप्टाइड्स एंड डीएनए सीक्वेंसेस। तो हम इस फेज को हम अलग से स्क्रीन आउट कर सकते हैं, यानी कि इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, फेज डिस्प्ले हम स्टडी को किस किस के लिए स्टडी कर सकते हैं, प्रोटीन के लिए स्टडी कर सकते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड के लिए स्टडी कर सकते हैं और प्रोटीन डीएनए के लिए स्टडी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, प्रोटीन पेप्टाइड पूछ रहा है और प्रोटीन डीएनए पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें चिप ऑन चिप ऐसे, चिप ऑन चिप ऐसे में क्या होता है कि इट इज़ यूज टू स्टडी प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन। ये सिर्फ प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन स्टडी करने के लिए करता है, इसमें बाकी और कोई स्टडी नहीं करती। होता क्या है इसमें, इट इज़ द गोल इज़ टू आइडेंटिफाई प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स दैट मे हेल्प आइडेंटिफाई फंक्शनल एलिमेंट्स इन द जीनोम। अब इसमें करते कैसे हैं, इट इज़ अ क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन प्लस डीएनए माइक्रोएरे, ये तीनों चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। यानी कि क्रोमेटिन का हम इम्यूनोप्रेसिपिटेशन कराते हैं और उसको डीएनए माइक्रोएरे पे हम चेक करते हैं। तो इस टेक्निक में हम बेसिकली प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन चेक करते हैं। प्रोटीन इंटरैक्शन या प्रोटीन पेप्टाइड इंटरैक्शन अब इसमें चेक नहीं करते, वो आपका चेक करते हैं सिर्फ फेज डिस्प्ले में। फेज डिस्प्ले एक बार आपको फिर से बता दूं कि आपका जो फेज आपका जो है उसमें हमको जीन इंसर्ट कराते हैं, डिजायर्ड जीन। उस जीन इंसर्टेड की वजह से वो फेज जो है वो डिजायर्ड प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है अपने सरफेस पे। उस प्रोटीन के बेसिस पे हम उस वाले फेज को स्क्रीन आउट कर सकते हैं, यानी कि हम उसको प्रोटीन इंटरैक्शन भी चेक कर सकते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड इंटरैक्शन भी हो सकता है और प्रोटीन डीएनए भी हो सकता है, क्योंकि जब डीएनए होगा तभी तो प्रोटीन बनेगा। तो यानी कि तीनों चीज़ें आपके फेज डिस्प्ले टेक्निक में यूज हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 69th क्वेश्चन है, इन जीनोम डीएनए डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन एक्सप्रेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वुड रीनेचर द अर्लीस्ट। इसका ऑप्शन आपका सैटेलाइट डीएनए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजन। अब ये ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजन होते क्या हैं। रेट्रो ट्रांसपोजन आपके, चलो इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। रेट्रो ट्रांसपोजन आपके बेसिकली वो आपके दे आर द लॉन्ग इंटरस्प्रेड डीएनए एलिमेंट्स। यहाँ से क्या बन गया आपका लाइन, लॉन्ग इंटरस्प्रेड डीएनए एलिमेंट्स दैट हैव बीन ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए देन रिवर्स ट्रांसक्राइब इनटू cDNA। यानी कि ये वो वाले एलिमेंट्स हैं डीएनए के, वो एलिमेंट्स हैं जिनसे हम आरएनए बनाते हैं और फिर आरएनए से दोबारा आपका cDNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, और ये यूकैरियोट्स में मिलते हैं। उसके बाद ये कॉपी एंड पेस्ट देमसेल्स इनटू डिफरेंट जीनोमिक लोकेशन। ट्रांसपोजन्स का मतलब क्या, जंपिंग जीन्स होता था तो सबको पता है, रेट्रो ट्रांसपोजन्स का मतलब नहीं पता था। तो कॉपी एंड पेस्ट देमसेल्स इन डिफरेंट जीनोमिक लोकेशन, ट्रांसपोजन मूव इन कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। तो ये डिफरेंस है आपका कि रेट्रो ट्रांसपोजन और ट्रांसपोजन्स में, रेट्रो ट्रांसपोजन कॉपी एंड पेस्ट में चलते हैं और ट्रांसपोजन सिर्फ चलते हैं कट एंड पेस्ट में, यानी कि वो एक जगह से जंप करके दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे। लेकिन रेट्रो ट्रांसपोजन क्या करता है, एक कॉपी आपकी यहाँ छोड़ देते हैं और दूसरी कॉपी आपकी यहाँ आ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में आपको चेक करते हैं कि कहाँ पे आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजन की बात करें। रेट्रो ट्रांसपोजन अभी मैंने आपको बताया कि लाइन्स होते हैं, तो जैसे ही आप लाइन देखते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थैलियम की बात करें कि ये भी आपका रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, हाफ लाइफ निकालने वाला। थैलियम 208 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 3.053 मिनट। हाउ लॉन्ग विल सैम्पल कंटेनिंग 120 माइक्रो CI ऑफ थैलियम 208 टेक टू डिके
टू 7.50, यानी कि आपका 120 से 7.50 पे आना है और हाफ लाइफ है इसकी 3.05। तो ये तो बेसिक नॉर्मल मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया 120 ग्राम और आपको पहुंचना 7.5 पे, और हाफ लाइफ आपको यानी कि 3.05 आपका मिनट्स में आपका जो है ये हाफ रिड्यूस हो जाता है। तो पहली 3.05 में 60 हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट में 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 7.5, यानी कि 4 बार आपको चलना पड़ेगा। तो 3.05 इंटू 4 आपका 12.21 मिनट्स आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन 12.21 वाला जो ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन ये आपका सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं 72 क्वेश्चन, ये ड्रोसोफिला से रिलेटेड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चन है। ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी मेरी वीक पॉइंट है, तो इसका क्वेश्चन भी मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। मैं ड्रोसोफिला देखते ही छोड़ देता हूँ कि मैंने पढ़ा तो है नहीं है, तो मैंने ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 73 क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि इफ़ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स इन मियोसिस 2 व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एट द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की बात कर रहे हैं, तो इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। अब पहले समझ लेते हैं नॉन डिसजंक्शन होता क्या है। नॉन डिसजंक्शन आपका ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट प्रॉपरली प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल गैमेट्स इफ इट अकर्स इन मियोसिस 1, यानी कि जब आपका सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है और आपकी जो क्रोमोसोम्स हैं वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाते, यानी कि जो आपका सेपरेशन का प्रोसेस नहीं होता यहाँ पे, जब स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है, फिर ये आप ये सेंटोमेर पे अरेंज हो जाते हैं दोनों तरफ से, फिर यहाँ से आपका हाफ पार्ट इस तरफ चला जाता है और हाफ पार्ट इस तरफ चला जाता है। तो ये अगर आपका इम्प्रॉपर हो गया, यानी कि एक किसी में एक पूरा क्रोमोसोम इधर चला गया, किसी में इधर चला गया पूरा क्रोमोसोम, तो ये आपकी नॉन डिसजंक्शन हो, इसको हम नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं क्रोमोसोम का। तो अगर ये प्रोसेस आपका मियोसिस 1 में होता है तो क्या आपके पास में ऑप्शन बनते हैं, आपके पास 2 गैमेट्स बनते हैं n+1 के, और 2 गैमेट्स बनते हैं n-1 के। क्यों बनते हैं? क्योंकि या तो आपका कोई एक क्रोमोसोम ऐड हो गया होगा इस तरफ और एक क्रोमोसोम आपका डिक्रीज़ हो गया होगा दूसरी तरफ से। और अगर आप यही बात अगर आप मियोसिस 2 में करेंगे तो इसमें आपके 2 गैमेट्स तो n के बनते हैं और एक n+1 का बनता है और एक n-1 का बनता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपको एक n-1 बनेगा, एक n+1 बनेगा और 2 n बनेंगे। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका यही ऑप्शन बता रहा है कि 1 गैमेट विल बी n+1, 1 विल बी n-1 एंड 2 विल बी n। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन डायरेक्शनली माइग्रेटिंग यूकैरियोटिक सेल। अब ये डायरेक्शनली माइग्रेटिंग यूकैरियोटिक सेल का क्या फंडा है, इसको भी आप थोड़ा समझ लेते हैं कि माइग्रेटिंग यूकैरियोटिक सेल्स का क्या मतलब है, उसको थोड़ा देखते हैं। तो सेल माइग्रेशन से हम क्या समझते हैं इसमें, इट इज़ अ प्रोसेस इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस माइग्रेशन इज नीडेड बाय सेल टू मूव टू लोकेशन ऑफ इंजरी एंड वेरियस अदर पर्पज। यानी कि सेल माइग्रेशन आपका एक डेवलपमेंटल प्रोसेस में तो काम होने वाला एक इवेंट है, और आपका ये जो सेल माइग्रेट करता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी की कहीं पे कोई इंजरी हो गई, वो उस प्रोसेस में आपका सेल माइग्रेशन का प्रोसेस काम आता है। अभी 2 तरीके से होता है, एक तो क्रॉलिंग मोशन है, एक आपका ब्लैबिंग मोटिलिटी है। क्रॉलिंग मोशन आपका एग्जांपल है फिश एपिडर्मल या केराटोसाइट्स में ये होता है। ब्लैबिंग मोटिलिटी आपकी अभी फिलहाल कोई एग्जांपल इसका है नहीं। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होता है जब आपका या तो क्या होता है उसमें कि या तो ER फ्रेगमेंटेड हो जाता है, द माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, या न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स द बैक एंड बिहाइंड द गोल्गी इज फ्रेगमेंटेड। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन, जब ये माइग्रेशन वाला प्रोसेस होता है डायरेक्शनली माइग्रेटिंग यूकैरियोटिक सेल में, तो इसमें से कौन सा इवेंट होता है, तो इसमें माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो जाता है। ये वाला आपका ऑप्शन सही है इसमें, बी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द अंडर वाइंडिंग और ओवर वाइंडिंग ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA जनरेट सुपर कॉइल्स ओनली व्हेन इट डज नॉट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसका ऑप्शन है आपका निक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने अगेन आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। 75 तक ये वीडियो ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो 100 तक हम पहुँच जाएंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।